इसकी FiO2 बनती है। और इसी तरह आप 4 जो है वो इसमें ऐड करते जाएं तो आप 6 लीटर तक 44% ऑक्सीजन जो FiO2 उसके इक्वेलेंट होगा। और अगर आपको सैचुरेशन का पता हो, जैसे आपको कार्डिक मोनीटर पे सैचुरेशन का पता चल रहा होता है, मिसाल के तौर पर अगर सैचुरेशन किसी पेशेंट की अगर सैचुरेशन 90 आपको कार्डिक मोनीटर में नज़र आ रही है तो आपको ABGs करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन असेस दैट द पेशेंट्स PO2 will be 58 or around 60. So if you know about the saturation, you would be able to know that the patient is having a PO2 of 58. So FiO2 which you are giving by hand, you already know that, then FiO2 आपको पता लग गया और PO2 को भी आपको पता चल गया, तो आपको ABGs की ज़रूरत नहीं है। आप PF रेशो बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं by having just looking at the cardiac monitor and the oxygen supply which is given to the patient. एक ये रफ एस्टिमेशन जो है वो भी दिया गया है जिसमें PF रेशो अगर लेस देन 300 है तो इसमें PO2 विल बी लेस देन 60, और अगर PF रेशो लेस देन 250 है तो PO2 विल बी लेस देन 50, और PF रेशो इफ लेस देन 200 है तो PO2 विल बी लेस देन 40. सो PF रेशो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस केस. एक ये सेल्फ प्रोनिंग के बारे में मैंने आपको पहले बताया, इसमें 16 से 18 घंटे तक आप सेल्फ प्रोनिंग करते हैं 24 घंटे के अंदर, और टारगेट सैचुरेशन जो आपने अचीव करनी है विद सेल्फ प्रोनिंग इज 90 to 96%. जो कॉन्ट्राइंडिकेशन प्रोनिंग में हैं वो एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एनीथिंग विच इज़ गोइंग टू डिस्टेंड द एब्डोमिन लाइक इन प्रेगनेंसी, एसाइटिस, femoral recent fractures, pelvic fractures, spinal instabilities are present. Then the raised intracranial pressure, if more than 30 millimeter of mercury, or cerebral perfusion pressure is going to be less than 60 millimeter of mercury, or tracheal surgery, if the patient is having active bleeding, hemorrhagic shock, massive hemoptysis, hemodynamically unstable, patient is having massive secretions, multi-organ failures, if these are present, the patient is unable to do proning and it will be not safe to do the proning of the patient. NIV therapy that will be started when the pH is 7.2 and 7.3 के दरमियान हो, और अगर PCO2 is more than 50, PCO2 is less than 60, exhausting patient, and the respiratory rate is more than 30. If the patient is of CCF and OSA and COPD, the NIV therapy is very much helpful in that. And the staccato speech and the dyspnea, if it's going to be worse, you can start up with the NIV therapy straight away. The contraindications are all those which are the indications of the NIV therapy. The contraindications जो हैं वो यही हैं, जो कि अगर फ़र्ज़ करें फेस पे अगर कोई मास्क फिट इन नहीं होता, अगर कोई फेशियल इंजरीज़ हैं, बर्न है, अगर हीमोडायनामिकली अनस्टेबल है, अगर इसमें GCS फेलियर है, रेस्पिरेटरी फेलियर एक ख़ास हद से ऊपर चला गया, जैसे PF रेशो इज़ लेस देन 150, तो उसमें रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है। लेकिन कॉन्ट्राइंडिकेशन जो हमने NIV थेरेपी यूज़ की वो PF रेशो लेस देन 150 यूज़ की, जो कि एक इंटरनेशनल कॉन्ट्राइंडिकेशन थी, और इसमें हमने बेनिफिशियल रिजल्ट्स जो है वो 60% स्टेप डाउन रेट के साथ अचीव किए। इसके साथ न्यूमोथोरैक्स, प्लूरल फ्यूजन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, GI ब्लीड, MSAs, मैसिव सिक्रीशंस भी हैं, तो उसमें भी इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन है NIV की। मेथड यही है कि अगर एक मशीन है उसके साथ 2 ट्यूब्स अटैच की जाती हैं, जिसमें एक्सपिरेटरी लिम्ब के साथ बैक्टीरियल वायरल फ़िल्टर लगाया जाता है, और इंस्पिरेटरी लिम्ब के साथ एक ह्यूमिडिफाइंग ये HME फ़िल्टर लगाया जाता है, और उसके साथ एक फेस मास्क, और उसके बाद फेस मास्क को फेस के ऊपर टाइटली फिट इन किया जाता है, और टारगेट सैचुरेशन जो है वो 94 to 96% NIV थेरेपी के साथ रखी जाती है। तो मॉनिटरिंग इस तरह की जाती है कि NIV थेरेपी अगर आपने स्टार्ट कर दी है तो उसके बाद आप ABGs करते हैं, जिसमें प्रेशर 4-2, PCO2, बाइकार्बोनेट, लैक्टेट देखते हैं, और PF रेशो टारगेट जो है वो मोर देन 300 होना चाहिए। अगर PF रेशो मोर देन 300 हो जाता है तो ये एक इंडिकेशन है कि आप NIV से NRM पे दोबारा शिफ्ट कर सकते हैं। Subjective improvement or worsening of the dyspnea, if there may be continuous monitoring for 3 hours will be present, and that include the vitals, that include heart rate, respiratory rate, oximetry and the FiO2 requirement of the patient. अगर तो हार्ट रेट डिक्रीज या मैसिवली इंक्रीज कर रहा है, रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज या बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता जा रहा है, डीसैचुरेशन हो रही है, और FiO2 मोर देन 60% होती चली जा रही है, तो इसका मतलब है कि आपका NIV थेरेपी फेल हो रही है।
फेलियर आपको पीएफ रेशियो लेस देन 150, इनएबिलिटी टू इम्प्रूव, ये जो बड़े बड़े जो फेलियर की जो इंडिकेशंस हैं, पीएफ रेशियो लेस देन 150, टेकिपनिया अगर 25 से रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज करता जा रहा है, पीएच 7.25 से कम हो गई है और राइजिंग सोफा स्कोर है, टाइडल्स 9 मिलीलीटर पर केजी से भी ज़्यादा आपको इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं और पिप रिक्वायरमेंट जो है वो हाई है, वर्सनिंग ब्रोंकोरिया इज़ बीइंग प्रेजेंट, अगर बहुत ज़्यादा सिक्रीशंस या ब्लीडिंग शुरू हो गई है तो फिर आपका एनआईवी जो है वो फेल होता जा रहा है। एनआईवी कैसे बेहतर है एचएफएनसी से जो कि हम ट्रेडिशनली यूज़ करते हैं? आपको पता है कि जो एचएफएनसी है वो हाई फ्लो ऑक्सीजन देता है सिर्फ, जबकि हम एनआईवी से सी पैप, बाईपैप, इन्वेसिव मैकेनिकल वेंटिलेटरी सपोर्ट जो है अगर देनी है तो मशीन इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट, जो इन्वेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन देती है उसी मशीन के साथ आपने एनआईवी अटैच किया है और आप एनआईवी को उतार के फ़ौरन इन्वेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि एचएफएनसी में नहीं है। एनआईवी थेरेपी में जो मास्क सिर्फ यूज़ किया जाता है जिसकी कीमत तकरीबन 4,000 रुपये है और 4,000 रुपये में मैकेनिकल वेंटिलेशन चूँकि ऑलरेडी अवेलेबल हैं तो सिर्फ 4,000 रुपये में आपको जो है वो एनआईवी थेरेपी जो है वो प्रोवाइड करता है मैकेनिकल वेंटिलेशन, जबकि एचएफएनसी में आपको तकरीबन 4 लाख की पूरी मशीन लेनी पड़ती है। On the bedside, patient can be shifted to invasive settings, but on HFNC, if being required, then the patient has to be shifted to the invasive ventilator to a separate room. एरोलाइजेशन जो है वो एनआईवी के साथ कम है, जबकि मोर एरोलाइजेशन इज़ बीइंग प्रेजेंट विद द एचएफएनसी, जो कि एचएफएनसी कैनुला के साथ अटैच किया जाता है। एरोलाइजेशन ज़्यादा होती है, एचएफएनसी के साथ अगर आप मास्क लगा दें तो एरोलाइजेशन कम हो जाती है। जबकि एनआईवी में आप प्रेशर सपोर्ट, एसआईएमवी और बाईपैप मोड्स दे सकते हैं जो कि एब्सेंट हैं इन एचएफएनसी। एनआईवी थेरेपी कैसे बेहतर है आईपीपीवी थेरेपी के साथ? आईपीपीवी जब देते हैं तो उसमें टूथ ब्रेक, difficult ETT insertion in obese patients, barotrauma, biotrauma, PCL, intense monitoring is being required in IPPV. Patient nurse जो रेशियो है वो 1:1 और 1:2 और esophageal intubation sometimes due to his anoxia and the brain damage that can take place and tracheal strictures afterwards if the patient survives, and early versus late intubation, gray zone, that is also some of the challenges which are being used in the IPPV therapy. तो IPPV therapy जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि एनआईवी थेरेपी में नहीं है। तो हमारे सेटअप्स में ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। जो लो रिजॉर्ट सेटअप्स होते हैं उसमें आईपीपीवी के साथ जो मॉनिटरिंग सेटअप है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से हमने एनआईवी थेरेपी जो है वो स्टार्ट की और एनआईवी से हमें जो रिजल्ट्स मिले वो बहुत ही इंकरेजिंग थे और 60% स्टेप डाउन रेट के साथ मिले। कब हम ये फैसला करेंगे कि एनआईवी से हम इंटूबेट कर देंगे पेशेंट को? उसका फैसला इन पैरामीटर्स पे किया जाएगा कि अगर तो रैपिड प्रोग्रेशन ओवर आवर्स टेक प्लेस कर रहे हैं, एनआईवी आपकी थेरेपी फेल होती जा रही है और पीएच वर्स हो गई है 7.25 और लेस, पीसीओ2 मोर देन 60, PO2 लेस देन 60, कोलैप्स, रेस्पिरेटरी रेट एक्सट्रीम्स पे पहुंच गया, अगर कम है 5 से 35 से ज़्यादा है, और FiO2 इफ़ इट इज़ मोर देन 0.6, 60% से ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है, हाइपरकैप्निया हो रहा है, वर्क ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज़ कर रहा है, पेशेंट इज़ अनकंफर्टेबल, टाइडल्स इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, GCS ड्रॉप करता जा रहा है, सिक्रीशन इंक्रीज़ कर रही है, ब्लीडिंग ज़्यादा इंक्रीज़ करती जा रही है और डेप्थ ऑफ डीसैचुरेशन ज़्यादा होती जा रही है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर जो है, मल्टी ऑर्गन फेलियर्स डेवलप हो रहे हैं, हीमोडायनामिक अनस्टेबिलिटी है, तो आप पेशेंट को एनआईवी थेरेपी से आईपीपीवी पर कन्वर्ट करेंगे। तो आईपीपीवी थेरेपी जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप कौन सा मोड इस्तेमाल करेंगे? आपको बेसिक सुपरफिशियल डिमार्केशन बताता हूं मैं, जो कि मोड्स फ्रीक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं। दिस इज़ द CMV मोड। आप ये याद रखें कि CMV मोड एक ऐसा मोड है जिसमें आप यही समझें कि जैसे सारा कंट्रोल जो है वो मशीन ने ले लिया है। तो सारा कंट्रोल जो मशीन ने ले लिया है तो आप रेस्पिरेशन एक ख़ास लिमिट पे सेट करते हैं और वो मशीन ने वो रेस्पिरेशन जो है वो देनी ही देनी है। अगर आप फ़र्ज़ करें कि ये 1 मिनट की स्ट्रिप है तो 1 मिनट में 1, 2, 3, 4, 5 रेस्पिरेशन है, तो ये 1 मिनट के अंदर ये 5 रेस्पिरेशन मिलने ही मिलने हैं, जिसमें पेशेंट की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। पेशेंट इसमें कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, सिर्फ मशीन पेशेंट को टेक ओवर करेगी और रेस्पिरेशन जो है वो मशीन प्रोवाइड करेगी और पेशेंट को पैरालिसिस भी करेंगे, सिडेट भी करेंगे इसमें और मॉनिटरिंग इंटेंस बीट टू बीट भी की जाएगी। ये कॉन्टिन्यूस मैंडेटरी वेंटिलेशन, दिस इज़ द मोड।
इसके बाद दो मोड जो बड़े फ्रिक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं, दैट इज़ असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन और SIMV। अगर आप देखें तो असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन और SIMV में कोई फ़र्क नहीं है। ये मशीन जो है एक सेट वेंटिलेशन जो प्रोवाइड कर रही है। SIMV में भी मशीन जो है वो एक सेट वेंटिलेशन प्रोवाइड करती है, जो कि आप उसको जिस रेस्पिरेटरी रेट पे सेट करते हैं वो मशीन ने पेशेंट को देना ही देना है। लेकिन इन दोनों मोड्स में एक फ़र्क ये है कि SIMV मोड को अगर आप देखें तो यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि पेशेंट अपना सांस को ट्रिगर करता है और छोटा सा एक सांस ले लेता है, दैट इज़ द स्पॉन्टेनियस वॉल्यूम विच विल बी टेकन अप बाय द पेशेंट बाय हिमसेल्फ, दैट इज़ प्रेजेंट इन द SIMV mode. Similar trigger will be present if in the assist control ventilation। तो यहाँ पर जो ट्रिगर प्रेजेंट होगा, यहाँ पर एक जो वेंटिलेशन जो एक छोटा सा ब्रेथ जो पेशेंट ट्रिगर करेगा वो असिस्ट कंट्रोल में एक फुल फ्लेज वेंटिलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला एक फ़र्क जो कि SIMV में है, जो कि जिसमें पेशेंट तो अपना सांस लेगा लेकिन इसको मशीन जो है वो सपोर्ट नहीं करेगी, दैट इज़ SIMV। लेकिन अगर वही सांस जो कि एक पेशेंट लेता है और उसको पेशेंट मशीन उसको पूरे का पूरा ऑगमेंट करके पूरा वॉल्यूम जो है वो प्रोवाइड कर देती है, दैट इज कॉल्ड असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन। तो ये एक फ़र्क है जो कि असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन को SIMV मोड से डिफरेंशिएट करता है। उसके बाद प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन है, जिसमें पेशेंट को विनिंग मोड भी कहा जाता है, जिसमें पेशेंट जो है वो स्टेबल हो जाता है और जिसमें रैपिड शैलो ब्रीदिंग इंडेक्स जो है वो इम्प्रूव कर जाता है और इट इज़ गोइंग टू बी लेस दैन 105। तो आप प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन पे पेशेंट को डालकर पेशेंट को उसको वीन ऑफ भी कर सकते हैं। पेशेंट शुड बी कॉन्शियस इन दैट एंड FiO2 शुड बी लेस। फर्ज करें कि FiO2 50 से कम है, पीप 6 से कम है, प्रेशर सपोर्ट 14 से कम है, तो ये वो इंडिकेशंस हैं जिसमें आप पेशेंट को प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और जिसमें पेशेंट एफर्ट ही काउंट करती है और उसमें थोड़ी सी ऑगमेंटेशन होती है बाय द वेंटिलेटर और ये एक एज अ CPAP पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है और पेशेंट को सपोर्ट दी जाती है। अगर उसके ब्रेथ्स जो है वो वीक हैं उसको एक सपोर्ट दे दी जाती है जिससे पेशेंट अपने ब्रेथ को फुल फ्लैज ब्रीदिंग में कन्वर्ट कर सकता है और इसमें ज़्यादातर पेशेंट की एफर्ट्स जो सी हैं ना वो काउंट की जाती हैं। अदर मोड्स ऑफ वेंटिलेशन आर APRV और हाई फ्रिक्वेंसी जेट वेंटिलेशन मोड्स, जिसको स्पेशल मेजर्स में यूज़ किया जाता है, जो कि बहुत सारे सेटअप्स में यहाँ पर यूज़ नहीं किया जाता। जब पेशेंट IPPV पे चला जाए तो पेशेंट का एंड ऑफ लाइफ जो केयर है वो पेशेंट डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि हाई मोर्टेलिटी IPPV पे जो है वो प्रेजेंट होती है, क्योंकि हमने NIV बहुत ज़्यादा यूज़ किया और हम लेट इंटूबेशन करते हैं। तो जब लेट इंटूबेशन होती है तो पेशेंट पहले ही जो है एंड स्टेज डिजीज़ पे कन्वर्ट हो चुका होता है, तो एंड स्टेज डिजीज़ में NIV और IPPV के रिजल्ट्स जो है वो इक्विवेलेंट है। जनरल मैनेजमेंट इश्यूज़ जो हैं वो जब आप ये सारी रेस्पिरेटरी सपोर्ट दे चुके होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, पेप मास्क, NIV सपोर्ट एंड IPPV सपोर्ट, तो उसके साथ आपने कुछ ड्रग ट्रीटमेंट भी देना होता है। जनरल मैनेजमेंट पेशेंट को जो है वो आपने करनी है, जिसकी वजह से कॉज जो है उसको सेटल कर सकें आप। तो बहुत सारे अगर आप कोविड-19 का CT स्कैन देखें और आप H1N1 का CT स्कैन देखें तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कौन सा कोविड-19 का है और कौन सा H1N1 का है। तो फिर आपको उसके लिए PCR चाहिए हैं फॉर बोथ ऑफ द इन्फ्लुएंजा एंड द कोविड-19। फर्ज करें अगर कोविड-19 का पेशेंट है लेकिन वो बाद में PCR पॉजिटिव फॉर द इन्फ्लुएंजा निकलता है, तो कोविड-19 की जो मैनेजमेंट है वो तो स्टीरॉइड्स वगैरह आप दे रहे हैं लेकिन ओसेल्टाइमेविर आप नहीं देते। तो ओसेल्टाइमेविर कैन बी एडेड इन अंटिल द H1N1 इज बीइंग एक्सक्लूडेड। इट इज गिवन इन अ डोज ऑफ 75 मिलीग्राम BD फॉर 5 डेज। अगर प्रोफिलैक्सिस है, अगर एक्सपोजर हो चुका है तो 75 मिलीग्राम OD फॉर 10 डेज तक आप दे सकते हैं। तो दूसरा जो एक इस पे है दैट इज़ द बैक्टीरियल निमोनियाज आर प्रेजेंट। इफ़ दे आर बीइंग प्रेजेंट then you can suspect the bacterial pneumonias if there is new fever has been taking place in ICU patient and the new consolidation that is developed on the chest radiographs and the clinically suspicious है patient, आपकी NIV requirement increase करती जा रही है, आपका जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इंक्रीज कर जा रही है, पेशेंट का वर्क ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज करता जा रहा है, तो फिर आप क्लिनिकली सस्पेक्ट करेंगे कि शायद पेशेंट माइट हैव अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सो यू विल बी हैविंग अ प्रोकैल्सिटोनिन लेवल एंड द प्रोकैल्सिटोनिन लेवल ये एक मार्कर है जो कि बहुत ही सेंसिटिव मार्कर है, जो कि अगर प्रोकैल्सिटोनिन लेवल नॉर्मल है तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट इज़ नॉट हैविंग एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। लेकिन हमने जो
in contrast to this, this is another contrast which we did in the Mayo Hospital Pulmonology department, that we started the empirical treatment of the antibiotics because we have loose control of the infections. We started the empirical treatment of the antibiotics, and we stopped antibiotics by knowing the level of the procalcitonin level. If after 5-7 days of antibiotic treatment, if the procalcitonin levels are negative, we stopped the antibiotics. So the prophylaxis as well as the treatment of the bacterial pneumonia, they were started at day 1 in the sepsis 6 treatment of the patient, and after having a procalcitonin level at day 7, we stopped all the antibiotic therapy. Then there is a anticoagulation in which the low molecular weight heparin and unfractionated heparins are being used in a normal renal function. We used to give a prophylaxis of low molecular weight heparin as 40 milligram subcut OD and 5000 international unit of subcut BD of the unfractionated heparin. As far as the therapeutic dose is being concerned, that is 1 milligram per kg subcut BD, low molecular weight heparin. In other terms, we can also say in COVID-19, we are going to use it as, if the D dimers are more than 1000, we use as 40 milligram BD. If it is less than 1000, we used to use as 40 milligram OD. And unfractionated heparin, that if is being used, for example, if the patient is having acute kidney injury is also present, we won't be able to use a low molecular weight heparin, then we use unfractionated heparin, which is used in therapeutic dose of 80 units per kg IV bolus, followed by 18 units per kg per hour, and 6-hour monitoring of the APTT is mandatory. If you won't be able to have APTT of between 45 to 71, you are having 6 times more chances of the pulmonary embolism, which is very, very common in the COVID-19. So if the patient is having pulmonary embolism, you are going to have more aggressive strategies like TPA, streptokinase therapies that will be given if won't be able to have control of the APTT within 24 hours. So it is very important that in COVID-19 patient as well as in other ICU patients to use APTT as a paramount marker, to use it very regularly and attain a 45 to 71 APTT within 24 hours. NSAIDs, they should be used in a very low effective dose, as the patient in our form, they are conscious, and the NSAIDs are being used in a very low effective dose. Fluid management, this is very, very important, and if the signs of dehydration are present, you are straight away go for the fluids, and the physiological fluid which we use is the Ringer lactate. If the patient's BP is going to be low, you can use Hamaxil or normal saline. And as far as the fluid is being concerned, how do you know that the patient is overload or patient is having a dehydration? तो जो इसमें हम जो देखते हैं सेप्टिक शॉक में जो पेशेंट फ्लूइड मैनेजमेंट के हैं, उसमें हम देखते हैं आईवीसी कोलैप्सिबिलिटी। आईवीसी कोलैप्सिबिलिटी अगर देखी जाए तो इसमें अगर 50% से ज़्यादा कोलैप्सिबल है तो पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, और अगर 50% से कम है तो इसका मतलब ओवरलोड है। लेकिन ये एक बहुत अच्छा पैरामीटर नहीं है ऐसे पेशेंट में जो कि सेप्टिक शॉक के पेशेंट हैं। उसके बाद सीवीपी मॉनिटरिंग और फेमरल लाइन मॉनिटरिंग अगर आप देखते हैं तो ये दो फेमरल लाइन की प्रेशर मॉनिटरिंग और सीवीपी प्रेशर मॉनिटरिंग, इसमें सिर्फ 1 to 2 सेंटीमीटर ऑफ वाटर का फ़र्क होता है। सीवीपी प्रेशर्स जो होते हैं वही प्रेशर फेमरल लाइन के भी होते हैं, इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन प्री लोड की डायरेक्ट असेसमेंट जो है वो सीवीपी मॉनिटरिंग और फेमरल लाइन मॉनिटरिंग के साथ भी बहुत अच्छी इन पेशेंट ऑफ सेप्टिक शॉक नहीं है। तो उसके बाद आप ये देखते हैं कि जो रिकमेंडेड एंड जो पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस है वो है पल्स प्रेशर वेरिएशन एंड स्ट्रोक वॉल्यूम वेरिएशन। अगर आप देखें कि आर्ट लाइन अगर आप लेते हैं, आर्ट लाइन अगर आप लें उसको मॉनिटर के साथ अटैच करते हैं तो एक वेव फॉर्म जो है वो आपको असेस हो जाती है। तो अगर वेव फॉर्म आ जाती है तो उसको आप वेव फॉर्म का डिफरेंस देखते हैं कि एक वेव फॉर्म आप देखते हैं कि मॉनिटर में किस तरह वेव फॉर्म आती है, और जो एक मैक्सिमम वेव फॉर्म आती है और उसके बाद एक थोड़ी छोटी वेव फॉर्म्स आती हैं। तो मैक्सिमम वेव फॉर्म और मिनिमम वेव फॉर्म का जो डिफरेंस है अगर 13% से ज़्यादा 13% से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि पेशेंट को फ्लूइड्स की ज़रूरत है और पेशेंट डिहाइड्रेटेड है और पेशेंट को फ्लूइड रिससिटेशन चाहिए। फ़र्ज़ करें कि अगर हमारे पास पीपीवी और या एसवीवीवी भी नहीं है तो हम पेशेंट लेग रेजिंग टेस्ट भी कर सकते हैं।
अगर एक पेशेंट को सुपाइन लेटाएं और उसके बाद उसकी लेग एलिवेशन करें और अगर पेशेंट डीसैचुरेट करना शुरू करे, इसका मतलब ये है कि पेशेंट का फ्लूइड जो है वो एल्वियोलाई में एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया है। और अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर इंक्रीज करना शुरू कर देता है, इसका मतलब है कि पेशेंट प्रोबेबली डिहाइड्रेटेड है। तो इस तरह आप सिंपल पेशेंट लेग रेजिंग टेस्ट से आपको ये पता चल जाता है कि आपको फ्लूइड की ज़रूरत है या पेशेंट ओवरलोड में है। तो अगर पेशेंट लेग रेजिंग टेस्ट करते हैं तो 500 मिल्स का आप एक बोलस देते हैं पेशेंट को टुवर्ड्स द हार्ट। तो पेशेंट लेग राइज करने की वजह से तकरीबन 500 मिलीलीटर फ्लूइड जो है पेशेंट की हार्ट की तरफ रन आउट करता है। और अगर पेशेंट ओवरलोड में है तो accumulation in the alveoli that will keep on increasing, due to which the desaturation will take place. If the patient is dehydrated and the patient BP is 90/60, you are going to increase the raise the leg of the patient and you will keep on having it for about 10 to 15 minutes. The 500 bolus of the fluid that will run towards the patient's heart and contractility of the patient that will increase, and the patient blood pressure that rises, so the patient will be in dehydrated state. So this is how you assess that the fluid will be given or not, and the fluid management is very important in the ICU management of the patient. And the diet that will be given by the NG feeding or early diet should be given to the patient. If patient can take orally, you start up with the orally or with the NG feed. Other options which are used in the COVID-19 treatment are the dexamethasone, tocilizumab, baricitinib, and the remdesivir. The steroids are to be given in those patients who are all the patients who are severe and critically ill, and the patient is having infiltrates in the CT scan, and the oxygen requirements are keep on increasing. The dosage include dexamethasone of 6 mg per day, hydrocortisone 50 mg 8 hourly, methylprednisolone of 20 mg every 12 hour, and the prednisolone of 40 mg per day. They are equivalent doses which are being used in these COVID-19 patients, and the duration that includes about 7 to 10 days. And if the longer treatment are being required, if the patient might be having hypoxia and the post-COVID interstitial lung disease में अगर develop होने के chances ज़्यादा हैं तो भी आप duration of the steroids को increase कर देते हैं। ये depend करता है कि आप HRCT करवाते हैं, उसमें new onset fibrosis अगर develop हो रहे हैं तो आप उसको longer duration के लिए start करते हैं। This is the international criteria of the tocilizumab, and we adjusted it according to our setups, in which everybody knows this, in which the D dimers, CRP levels, ferritin, LDH levels are being used for the assessment. And if the progressive hypoxemia, in spite of more than 10 liters of oxygen are present and the respiratory rate is more than 30, and any of the comorbidities amongst them is, if it is being present, you are going to start up with the tocilizumab. असल मसला जो है ये tocilizumab देने का नहीं है, असल मसला ये है कि tocilizumab देनी कब है। अकॉर्डिंग टू द रिकवरी ट्रायल tocilizumab जो है वो तब दी जाती है जबकि इनिशियल स्टेजेस में आप tocilizumab दें, जब पेशेंट जो है वो 2 लीटर से एकदम 7-8 लीटर पे कन्वर्ट हो जाता है तो tocilizumab की बेस्ट इंडिकेशन है। अगर इन्फिल्ट्रेट्स सीटी स्कैन पे इंक्रीज करते चले जा रहे हैं तो tocilizumab जो है दैट कैन बी गिवन। और ये इंपॉर्टेंट है कि tocilizumab आपने कब नहीं देनी, तो tocilizumab उस वक्त नहीं देनी अगर आपको बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शंस हैं, TLCs हाई हैं, प्रोकैल्सिटोनिन ज़्यादा हैं, patient is having multiple sclerosis, or ALTs are more than 5 times, platelets are down less than 50,000, herpes, sepsis, GI perforations are present, they are the contraindication to tocilizumab अगर आप देंगे तो इससे worse prognosis जो है patient के आएंगे। Another drug which is alternative to tocilizumab is baricitinib, which is given in a dose of 4 milligram for a day for 14 days, and this is the replacement of the tocilizumab. Baricitinib के भी similar adverse effects like herpes simplex, herpes zoster में contraindicated है, severe venous thrombosis इसकी infections हो सकती हैं, बहुत सारे जो bacterial viral infections baricitinib के साथ प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि all are the immunosuppressant drugs, so if it is going to be immunosuppressed, so the infections are at the peak. अगर वो पेशेंट जो कि AKI या severe hepatic impairment में है उसमें भी baricitinib is dangerous to use. वार्निंग्स ये हैं कि baricitinib जो आपने देना है तो इसमें हाइपर सेंसिटिविटी नहीं होनी चाहिए, पहले ना ले रहा हो पेशेंट, अगर हाइपर सेंसिटिव है तो मत दीजिए, और अगर लाइव वैक्सीन्स लगवानी है तो वो अवॉइड करें। और इसमें एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट ड्रॉप करता है और हीमोग्लोबिन ड्रॉप करता है और लिपिड्स जो है वो इससे इंक्रीज कर सकते हैं। Tofacitinib is another drug which is given in a dose of 10 mg twice a day for 14 days. This is another alternative to tocilizumab.
रेमडेसिविर एक बड़ी कंट्रोवर्शियल ही रही सारी। रेमडेसिविर सीवियर कोविड में दी जाती है, अगर देनी हो तो आप 200 मिलीग्राम IV स्टैट फॉलोड बाय 100 मिलीग्राम IV OD फॉर 2 to 5 days दी जा सकती है, और इट इज़ गिवन इन विद इन 7 days ऑफ इलनेस एंड ड्यूरेशन इज ऑफ 5 days. इफ द मैकेनिकली वेंटिलेटेड पेशेंट इज प्रेजेंट वी कैन इंक्रीज अप टू 10 days duration of remdesivir. Monoclonal antibodies that can also be used. There are some of the monoclonal antibodies which are strovinab, and these two antibiotics, they are used when the seronegativity is being present. Then the combination of these two drugs that can be used as well, and they are not to be used in Pakistan. No role of these drugs like ivermectin, hydroxychloroquine, and all these drugs are no longer used, having no role in the COVID-19. ये एक लंग प्रोटेक्टिव स्ट्रेटजी, ये एक मैकेनिज्म है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. ये अगर पी प्लैट जो है वो एक कट ऑफ पॉइंट है. पी प्लैट जो है लंग प्रोटेक्टिव स्ट्रेटजी जो है वो ये है कि पी प्लैट लेस देन 30 होना चाहिए, लो टाइडल वॉल्यूम्स होने चाहिए, हाई पीप होनी चाहिए, और ड्राइविंग प्रेशर्स जो हैं वो भी रिड्यूस होने चाहिए. तो अगर हम देखें तो इसमें पी प्लैट जो है वो 30 पे मेंटेन किया हुआ है, विच इज़ लो पीप एंड हाई ड्राइविंग प्रेशर. तो हाई ड्राइविंग प्रेशर, हाई टाइडल्स विच आर गोइंग टू क्लियर द CO2. हाई ड्राइविंग प्रेशर से CO2 जो है वो बाहर निकलती है, जबकि पीप लो है, और इसको हमने मेंटेन किया हुआ है पी प्लैट ऑफ 30 पर. अगर हम कोविड-19 में देखें तो हम अगर ये सोचें कि क्यों ना अगर हम इस पीप को इंक्रीज कर दें तो ऑटोमेटिकली जो टाइडल वॉल्यूम्स जो हैं वो ड्रॉप कर जाएंगे, लेकिन हम पी प्लैट को जो है वो 30 पे मेंटेन करेंगे, जिसकी वजह से जो बेशक यहाँ पे CO2 थोड़ी सी रिटेंशन हो सकती है, क्योंकि आपने पीप को इंक्रीज किया और टाइडल्स जो ड्राइविंग प्रेशर्स है उसको आपने कम किया इन ऑर्डर टू मेंटेन द पी प्लैट ऑफ अबाउट 30 सेंटीमीटर ऑफ वाटर. अगर आप इसको इंक्रीज करेंगे तो पी प्लैट जो हो सकता है आप इंक्रीज कर दें, जिसकी वजह से लंग प्रोटेक्टिव स्ट्रेटजी से चीज़ें बाहर निकल जाएंगी और बैरोट्रोमा और बायोट्रोमा के चांसेस बढ़ जाएंगे. तो आपने जो पी प्लैट जो है वो 30 पे मेंटेन किया, टाइडल्स को कम किया, भले ही थोड़ा परमिसिव हाइपरकैप्निया जो है वो डेवलप हो जाएगा, लेकिन पीप को इंक्रीज करने की वजह से आपका जो रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सिया है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा. ये समरी है कोविड-19 मैनेजमेंट की. आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू डिटेल ऑफ दैट समरी बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस. दिस इज ऑल्सो अवेलेबल इन द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब गाइडलाइंस एंड ऑन द वेबसाइट. यू कैन जस्ट हैव अ स्नैपशॉट ऑफ इट एंड यू कैन रीड इट क्लोजली, एंड दिस इज द whole summary of the COVID-19 management as far as the drug treatment and the indication of the ventilator and NIV therapy is concerned. RSBI is an important marker to intubate. RSBI Rapid Shallow Breathing Index अगर 105 से ज़्यादा है तो अगर 105 से ज़्यादा है तो पेशेंट को जो है वो इंट्यूबेट कर दिया जाता है. RSBI is equal to respiratory rate divided by tidal volume. तो अगर पूरी दुनिया में इंटूबेट करने के लिए RSBI इंडेक्स को यूज़ किया गया, लेकिन हमने एक्सटूबेट करने के लिए RSBI को जो है वो यूज़ किया. एक्सटूबेशन अगर फ़र्ज़ करें कि RSBI इज़ यूज इन द वर्ल्ड टू एक्सटूबेट इफ़ इट इज़ लेस दैन 105, और अगर RSBI इंडेक्स जो है वो 105 से ज़्यादा है तो हमने इसको NIV थेरेपी पे यूज़ किया कि इसको इंटूबेट कर दिया जाए. अगर पेशेंट NIV थेरेपी पे है और अगर हम उसका RSBI लेवल चेक करते हैं, अगर 105 से ज़्यादा हो जाता है तो ये एक बहुत ही सेंसिटिव मार्कर है कि फेलियर ऑफ द NIV थेरेपी इज़ देयर. तो NIV थेरेपी का सेंसिटिव मोस्ट टूल जो है वो RSBI इंडेक्स है. अगर इसका 105 से ज़्यादा हो तो आप इसको IPPV पे कन्वर्ट कर देते हैं. कुछ बातें पीसिली फिनोमेना के बारे में. पीसिली फिनोमेना जो है वो पेशेंट सेल्फ इन्फ्लिक्टेड लंग इंजरी को कहते हैं. जो मैकेनिकली वेंटिलेटेड पेशेंट्स होते हैं उसमें इंजर्ड एल्वियोलाई होती हैं. तो जब इंजर्ड एल्वियोलाई होती हैं उसको आप टाइडल्स के साथ प्री प्लेट्यू के साथ जब एक्टिवेट करते हैं तो उसके वर्क ऑफ ब्रीदिंग को जो है वो आप इंक्रीज़ करते हैं, हालांकि उसको रेस्ट की ज़रूरत होती है. तो जब आप उसको इंक्रीज़ वर्क ऑफ ब्रीदिंग में लेकर आते हैं दैट बिकम्स मोर इन्फ्लेम्ड, ड्यू टू विच मोर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स विल बी प्रेजेंट इन दोज एल्वियोलाई. मोर न्यूट्रोफिल
cilic infiltration, more damage to the alveolar surfactants, more macrophage activation system, more elastases will be present, due to which the damage to the alveoli that becomes more prevalent, and that will be augmented by the mechanical ventilator. P-Cili phenomena एक एतराज़ है NIV थेरेपी पे, क्योंकि P-Cili जो जब हम लंग्स प्रोटेक्टिव स्ट्रेटजी जो यूज़ करते हैं इन्वेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन पे, जिसमें अर्ली इंटूबेशन रिकमेंड की गई है, तो उसमें जो अर्ली इंटूबेशन लंग प्रोटेक्टिव स्ट्रेटजी के साथ करें तो P-Cili फिनोमेना कम होता है। लेकिन जब आप NAV थेरेपी यूज़ करते हैं तो उसमें लंग प्रोटेक्टिव स्ट्रेटजी जो कि आप इन्वेसिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन में यूज़ करते हैं वो इंप्लीमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से P-Cili फिनोमेना दैट मे इंक्रीज, एंड एट दैट पॉइंट व्हेन द L type is being converted into H type, that is the reason in which the P-Cili that comes into action and the L type is being converted into the H type, due to which damaged lungs and the poor performance by the patient and the ventilatory support. This is actually the end of the lecture. Actually, this is the whole summary which I provided in the septic shock. All these things that we have discussed is in a single window. मेरे उस्ताद कहते हैं कि एक one window जो लेक्चर है वो भी होना चाहिए। ये मैंने उनकी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश की कि ये कोविड-19 है, उसमें ये सेप्सिस, सेप्टिक शॉक, ARDS, मल्टी ऑर्गन फेलियर, ड्रग ट्रीटमेंट, जिसमें कोविड-19 की ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, और इस कॉम्प्लिकेशंस की ये पूरी की पूरी मैनेजमेंट जो है एक विंडो में हाईलाइट की गई है. यू कैन हैव अ स्नैपशॉट ऑफ इट एंड यू कैन save it in your mobiles. You would be able to have a single slider so that you can have all the lecture which I said, everything that is being covered in a single slide. This is actually the end of the lecture on the COVID-19, having all the complications and their management, and this is not only for the COVID-19, that can also be used as a other atypical infections of the chest, and if the patient is in ICU or due to any of the reason, you can start up with this kind of a treatment according to the condition of the patient. Thank you very much. If you have any questions, you can ask, and we will be having about 10 minutes in order to give question answer session, and you can also record it, and we would be able to give you the answers of your questions. Thank you.